नमस्कार बच्चों। आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 11 राजनीति विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर सोल्व कर रहे हैं। खंड ए। पहला प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी? ऑप्शन द संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न, 1984 के लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक सीटें किस राजनीतिक दल को प्राप्त हुई थी? बेटा 1984 के चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्राप्त हुई। 415 सीटें उसे प्राप्त हुई। ऑप्शन नंबर ब। भारत में राष्ट्रपति को उससे पद से हटाने का अधिकार किसे है? भारत की संसद को। महाभियोग प्रस्ताव के लिए विशेष बहुमत की जरूरत होती है। भारतीय संसद ऐसा प्रस्ताव ला सकती है। नेक्स्ट, भारत का प्रधानमंत्री होता है निर्वाचित, मनोनीत, नियुक्त होता है राष्ट्रपति जी के द्वारा, उसे नियुक्त किया जाता है लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को। भारतीय संघ के संविधान ने अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान की है? केंद्र सरकार को। अवशिष्ट शक्तियां वे होती है जो संविधान में लिखित नहीं है और उन शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार है केंद्र सरकार को। राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है, इससे जूझने के सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं है। किसने कहा था? सभी को पता है बेटा, महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा किस क्रांति का नारा था? फ्रांसीसी क्रांति। मोटे तौर पर समानता का एक प्रकार नहीं है। समानता के 3 प्रकार है: आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता। तो आंसर हो जाएगा कानूनी समानता। कानूनी समानता समानता का एक प्रकार नहीं है। इनमें से कौन एक आर्थिक समानता का प्रबल पैरोकार है? बेटा आर्थिक समानता के प्रबल पैरोकार है कार्ल मार्क्स। उन्होंने कहा था कि आर्थिक समानता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की स्वतंत्रता। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अमेरिका में किस प्रकार की समानता प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया? राजनीतिक समानता, नागरिक अधिकारों को पाने के लिए। वोट देने का अधिकार किस प्रकार का नागरिक अधिकार है? बेटा राजनीतिक अधिकार। वे अधिकार जो ईश्वर प्रदत्त है, उन्हें कोई मानव शासक या राज्य हमसे छीन नहीं सकता, कहलाते हैं प्राकृतिक अधिकार। किसी भी लोकतांत्रिक राज्य में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? न्यायपालिका की। किसी भी व्यक्ति के लिए किसी देश में अधिकार प्राप्त करने की पहली शर्त होती है नागरिकता। किसी राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता का आशय क्या है? बेटा नागरिकता। किसी राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्यता किसे कहा जाएगा? नागरिकता। समान नागरिकता के किस समर्थक ने कहा था कि आत्मगौरव और आत्मसम्मान के मामले में विश्व की हर जाति या वर्ण का मनुष्य बराबर है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जर्मनी और इटली के एकीकरण के मूल में प्रमुख कारक क्या था? राष्ट्रवाद का भाव। भारतीय संविधान में धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों की संरक्षण के लिए विस्तृत प्रावधान है और ये सभी जिसे बढ़ावा देते हैं वह है राष्ट्रवाद। संविधान किसे कहते हैं? संविधान क्या है? बेटा संविधान उन नियमों का समूह है जिसके द्वारा देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। संविधान एक दस्तावेज है। भारतीय संविधान का निर्माण कितने समय में हुआ? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। जीवन और देह स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21 में। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन कब किया गया? 1993 में। भारत में समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से किन किन का चुनाव होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, विधान परिषद। वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ने कितनी सीटें आरक्षित है? अनुसूचित जाति के लिए 84, अनुसूचित जनजाति के लिए 47। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? कानून बनाना। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार क्या है? संघ या राज्य के बीच के विवाद, 2 या 2 से अधिक राज्यों के विवाद, और इन विवादों की सुनवाई सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। ये सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार कहलाता है। उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को किन कारणों से हटाया जा सकता है? अगर वे अपने पद के आचरण के अनुसार कार्य नहीं कर रहे तो
उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक किसने लिखी? आंग सान सू की। ऑन लिबर्टी पुस्तक किसने लिखी? जॉन स्टुअर्ट मिल। आपका कोई परिजन अपहरण कर लिया जाए तो आप न्यायालय में कौन सी रीट लगाएंगे और उक्त रीट से आपको अपना परिजन कैसे मिलेगा, ये भी समझाइए। बेटा, अगर कोई परिजन अपहरण कर लिया जाता है तो 5 प्रकार की रीट होती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका यहाँ पर लगाई जाएगी। न्यायालय पुलिस को आदेश देगा कि आपके परिजन को ढूंढा जाए। भारतीय निर्वाचन आयोग को आप अपनी तरफ से कुछ जरूरी चुनाव सुधार समझाइए। सबसे पहले चुनावों में खर्च होने वाले धन पर अंकुश लगाया जाएगा। और इसके लिए हम ये भी सुझाव दे सकते हैं कि सरकार के द्वारा चुनाव में पैसा खर्च किया जाए। दूसरा, हिंसा या बाहुबल पर नियंत्रण, यानी अपराधी तत्वों के चुनाव में खड़े होने पर रोक लगाई जाए। इसके अलावा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को चुनाव में अपनाया जाए या फिर महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए। अपराधी और दंडित लोगों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या पर नियंत्रण लगाया जाए। इसके अलावा मतदाताओं को मताधिकार का प्रयोग करने हेतु प्रेरित करेंगे। क्या मंत्रिमंडल की सलाह राष्ट्रपति को हर हाल में माननी पड़ती है? विस्तार से बताइए। बेटा, मंत्रिमंडल में राष्ट्रपति की स्थिति औपचारिक प्रधान की होती है। वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के पास होती है। और भारतीय संविधान अनुसार राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह के आधार पर ही कार्य करना पड़ता है। अनुच्छेद 74 की धारा 1 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा। एक बार पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। पुनर्विचार के बाद में राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह हर हाल में माननी ही होगी। क्या आप मानते हैं कि राज्यसभा की संरचना ने भारत में राज्यों की स्थिति को संरक्षित किया है? बिल्कुल सही बात है। हमारी संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो जो राज्यसभा है राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य की विधानसभाओं के द्वारा किया जाता है और राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है। भारत में न्यायपालिका की संरचना की एकरूपता को समझाइए। बेटा, भारत में न्यायपालिका एकीकृत है। इसके जो स्तर है, सबसे पहले सर्वोच्च स्तर है सर्वोच्च न्यायालय, फिर उसके अधीन है उच्च न्यायालय, फिर जिला न्यायालय और फिर अधीनस्थ न्यायालय। भारत के संविधान में संघात्मक और एकात्मक लक्षणों को दर्शाने वाली तालिका बनाई है। अंतर बताना है। संघात्मक लक्षणों की अगर हम बात करें तो पहला लक्षण है दोहरे प्रकार की सरकार होती है। केंद्र सरकार होती है, दूसरी राज्य सरकार। 2 स्तर की सरकारें होती है। दूसरा है दोहरी निष्ठाएं होती है, केंद्र के प्रति और एक राज्य के प्रति। और लेकिन नागरिकता भी दोहरी होती है, लेकिन भारत में एक ही नागरिकता है। तीसरा जो लक्षण है, संविधान सर्वोच्च होता है, शीर्ष होता है। शक्तियों का विभाजन संविधान में किया जाता है। चौथा है केंद्र और राज्य के विवादों को हल करने के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। अब हम एकात्मक लक्षणों की बात करें तो पहला एकात्मक लक्षण है राज्यों के विस्तार, नए राज्य बनाना, ये सब कार्य संसद के द्वारा किया जाता है। दूसरा, आपातकालीन प्रावधान जो कि केंद्र को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनाते हैं। तीसरा है वित्तीय वित्तीय स्वायत्ता और वित्तीय शक्तियां केंद्र सरकार में संरक्षित है। चौथा है राज्यपाल का पद। तो ये बेटा एकात्मक लक्षण दर्शाने वाले प्रावधान है। अगला प्रश्न, राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बेटा, एक छात्र के रूप में हम राजनेता, नीति बनाने वाले नौकरशाह, राजनीतिक सिद्धांत पढ़ाने वाले अध्यापक के रूप में किसी पेशे को चुन सकते हैं, पर ये हमारे लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूपों में ही आवश्यक है। दूसरे, एक नागरिक के रूप में कार्य निर्वहन के लिए भी राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन जरूरी है। राजनीतिक सिद्धांत हमें न्याय और समानता के बारे में भी सुव्यवस्थित सोच से अवगत कराते हैं। राजनीतिक सिद्धांत हमें हमारे अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान कराते हैं। और राजनीतिक सिद्धांत विभिन्न सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में हमारे विचारों में परिपक्वता लाते हैं। विभेदक बर्ताव के द्वारा समानता कैसे लाई जा सकती है, समझाइए। विभेदक बर्ताव द्वारा भी समानता स्थापित की जा सकती है। इसका कारण यह है कि कभी कभी ये सुनिश्चित करने के लिए लोग समान अधिकारों का उपभोग कर सकें, उनसे अलग अलग बर्ताव करना आवश्यक होता है। जैसे कि विकलांग व्यक्ति सीढ़ियों पर नहीं चढ़ सकते, इसलिए उनके लिए ढालदार रास्ता, रैंप बना दिया जाता है। इसी प्रकार विभेदक बर्ताव उचित व न्यायसंगत भेदभाव द्वारा समानता की स्थापना करता है। यानी ये समानता को कम नहीं करता बल्कि समानता को व्यापक बनाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति और रोगी में एक अंतर होता है, तो जिन लोगों को विशेष आवश्यकता होती है उनके साथ विभेदक बर्ताव किया जाता है और ये समानता की स्थापना करने का एक प्रभावी उपाय है। जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत से समाज में कैसे सामाजिक न्याय की स्थापना
करेंगे। जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत में निष्पक्ष और न्याय संगत नियम तक पहुंचने का एक रास्ता बताया, अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत या अज्ञानता के आवरण का सिद्धांत। रोल्स के अनुसार निष्पक्ष और न्याय संगत नियम तक पहुंचने का एक ही रास्ता है कि हम स्वयं को ऐसी स्थिति में होने की कल्पना करें जहां हमें ये निर्णय लेना है कि समाज को कैसे संगठित किया जाए, जबकि हमें ये ज्ञात ही नहीं कि उस समाज में हमारी क्या जगह होगी। अर्थात हम ये नहीं जानते किस किस्म के हम परिवार में जन्म लेंगे, हमारी परिस्थिति क्या होगी। और इस स्थिति को रोल्स अज्ञानता के आवरण के बारे में कहते हैं। और रोल्स का तर्क है कि यदि हमें ये नहीं मालूम कि हम कौन होंगे, भविष्य के समाज में हमारे लिए कौन से विकल्प खुले होंगे, तब हम भविष्य के उस समाज के नियमों और संगठनों के बारे में निर्णय का समर्थन करेंगे कि वह तमाम सदस्यों के लिए अच्छा होगा। इस प्रकार रोल्स के अनुसार निष्पक्ष और न्याय संगत नियमों तक पहुंचने और न्याय संगत समाज के निर्माण हेतु यही रास्ता ही एकमात्र मार्ग है जिस पर चलकर हम सामाजिक न्याय की स्थापना कर सकते हैं। मुक्त बाजार बनाम राज्य हस्तक्षेप व्यवस्था को तालिका द्वारा समझाइए। मुक्त बाजार बनाम राज्य हस्तक्षेप व्यवस्था को तालिका द्वारा समझाइए, अंतर बताना है। वर्तमान में विश्व में सामाजिक न्याय की स्थापना के क्षेत्र में मुक्त बाजार बनाम राज्य की हस्तक्षेप बहस का मुद्दा बन चुका है। मुक्त बाजार के समर्थकों का मानना है कि जहां तक संभव हो सभी व्यक्तियों को संपत्ति अर्जित करने के लिए मूल्य, मजदूरी और मुनाफे के निर्धारण में दूसरों के साथ समझौता करने की स्वतंत्रता रहनी चाहिए। उन्हें लाभ की अधिक से अधिक मात्रा हासिल करने की आज़ादी होनी चाहिए। इस मामले में राज्य को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। परंतु आज इसके दुष्परिणामों को देखते हुए मुक्त बाजार के समर्थक भी राज्य के हस्तक्षेप को जरूरी मानने लगे। और इस बहस का यही आधार है कि राज्य को मुक्त बाजार में हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वर्तमान में इस बहस का निष्कर्ष इस रूप में निकाला गया कि राज्य को अनिवार्य रूप से सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु मुक्त बाजार में उचित हस्तक्षेप करना नहीं होगा। ऐसा न होने पर मुक्त बाजार सामाजिक असमानता को बढ़ावा दे सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, अधिकार राज्य की सत्ता पर कुछ सीमाएं लगाते हैं, दो उदाहरण दीजिए। बेटा अगर अपन बात करें, राज्य अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है। राज्य की सत्ता सबसे ऊंची होती है, परंतु फिर भी राज्य की सत्ता पर अधिकारों द्वारा कुछ सीमाएं लगाई जाती है। अधिकार राज्य को कुछ खास तरीकों से कार्य करने के लिए वैधानिक जिम्मेदारी सौंपते हैं। उदाहरण के लिए, यदि राज्य को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है तो उसके लिए उसके पर्याप्त कारण सिद्ध करने पड़ेंगे। कानूनों के अनुसार ही काम करना पड़ेगा। राज्य जब चाहे बिना किसी कारण के कानूनी प्रमाण के किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता। इसी प्रकार अधिकार राज्य को ये भी निर्देश देते हैं कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उदाहरण के लिए, व्यक्ति का जीवन जीने का अधिकार राज्य को ऐसे कानून बनाने के लिए बाध्य करता है जिससे वह व्यक्ति को दूसरों के द्वारा नुकसान पहुंचाने से बचा सके। अधिकार राज्य से मांग करता है कि किसी व्यक्ति को चोट या नुकसान पहुंचाने वालों को दंडित करे। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों की तुलनात्मक सारणी बनाकर कोई 4 अधिकार व कर्तव्य लिखिए। अधिकारों की बात करें तो बेटा 4 अधिकार, सबसे पहले समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कर्तव्यों की अगर अपन बात करें तो पहला कर्तव्य संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। 11 कर्तव्य है और 6 मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न, भागदय, यदि आप भारत के प्रधानमंत्री होते तो संविधान अनुसार किन किन शक्तियों का प्रयोग कर सकते थे। बेटा भारत का जो प्रधानमंत्री होता है मंत्रिमंडल का निर्माण करता है, मांगे जाने पर राष्ट्रपति को सलाह प्रदान करता है, लोकसभा का नेता होता है, विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। यदि आप भारत के राष्ट्रपति होते तो संविधान अनुसार किन किन कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग कर सकते थे। राष्ट्रपति की जो शक्तियां बेटा कार्यपालिका, विधायी, कानूनी, आपातकालीन और विशेष अधिकार शक्तियां होती है। कार्यपालिका शक्तियों की अगर अपन बात करें तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, राज्यपाल की नियुक्ति करता है, विदेशों में भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। जॉन स्टूट मिल के हानि सिद्धांत को अपने जीवन में कैसे लागू करोगे। जॉन स्टूट मिल ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों के लिए जिन विचारों का प्रतिपादन किया उन्हें मिल का स्वतंत्रता संबंधी हानि सिद्धांत कहते हैं।
मिल ने अपने हानि सिद्धांत में बताने का प्रयास किया कि किन परिस्थितियों में स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगना चाहिए। हानि सिद्धांत के अनुसार किसी व्यक्ति कार्य करने की सत्ता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का एकमात्र लक्ष्य आत्मरक्षा है। हम अपनी रक्षा के लिए किसी दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप कर सकते हैं। सभ्य समाज में किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना हो सकता है। तो इस प्रकार मिल का हानि सिद्धांत एक व्यक्ति के कार्यों से दूसरों को हानि पहुंचने और हानि की प्रकृति गंभीर होने पर कानूनी व सामाजिक प्रतिबंधों की दशाओं का विश्लेषण करता है। नेक्स्ट, आपकी नज़र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है? क्या इस पर कुछ समुचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? अगर हाँ, तो कौन कौन से हैं? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मानव के सर्वांगीण शारीरिक और मानसिक विकास हेतु अति महत्वपूर्ण है। व्यक्ति अपने भावों, इच्छाओं, प्रतिक्रियाओं इत्यादि का प्रदर्शन कर सकता है। अपने विचारों को प्रकट करने की आज़ादी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध कौन से हो सकते हैं? किस आधार पर लगाए जा सकते हैं? हालांकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी अभिव्यक्ति की सत्ता पर कई प्रतिबंध लगे, जैसे उदाहरण के लिए सलमान रुश्दी की पुस्तक द सैटेनिक वर्सेज समाज के कुछ हिस्सों में विरोध के पश्चात प्रतिबंधित कर दी गई। इसी प्रकार ऑब्रे मेनन की रामायण रिटोल्ड स्टोरी को प्रतिबंधित कर दिया गया। अब किस आधार पर ये प्रतिबंध लगाए जाते हैं? किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का अन्य व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण रोकने हेतु, नागरिकों में स्वतंत्रता के साथ साथ जुड़े दायित्वों और कर्तव्यों का बोध कराने हेतु, नागरिकों को राज्य व सरकार की स्वेच्छाचारिता से बचाने हेतु प्रतिबंध लगाए जाते हैं। किस राज्य के शासक होते? न्याय के बेटा 3 सिद्धांत है। पहला सिद्धांत कौन सा है? पहला सिद्धांत है बेटा समान बर्ताव का सिद्धांत। दूसरा है विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल सिद्धांत और तीसरा है समानुपातिक न्याय सिद्धांत। इन सभी का वर्णन करना है। यदि आप किसी राज्य की नीति निर्धारक है तो किस प्रकार की सामाजिक न्याय की नीतियां बनाएंगे? वस्तुओं और सेवाओं का न्यायपूर्ण बंटवारा सुनिश्चित करेंगे। बेटा समाज में कई प्रकार के संसाधन होते हैं। सरकार और समाज का कर्तव्य होता है कि इनका लाभ सभी लोगों को प्राप्त कराए। ऐसे में जिस प्रक्रिया को अपनाया जाता है वह न्यायपूर्ण बंटवारा कहलाती है। न्यायपूर्ण बंटवारा संसाधनों के वितरण की प्रक्रिया जिसमें अधिकतम वंचित व्यक्तियों वर्गों को अधिकतम लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे समाज में सभी व्यक्ति कुछ लोग भूख से मरते हैं तो ऐसे लोगों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाई जा सकती है। न्यायपूर्ण बंटवारे के अनुसार सरकार की जिम्मेदारी होती है कि सभी लोगों को शिक्षा उपलब्ध करवाए, निःशुल्क या रियायती दरों पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराए, आधारभूत संरचनाएं जैसे पेयजल ये सभी लोगों को उपलब्ध कराए। तो न्यायपूर्ण बंटवारा सामाजिक न्याय की स्थापना का एक तत्व है। जब संसाधनों और वस्तुओं का न्यायपूर्ण बंटवारा किया जाता है समाज में लोगों के बीच असमानता और भेदभाव में कमी आती है और सामाजिक न्याय की स्थापना होती है। बेटा आपका पेपर हो गया है। अगर आपको पसंद आता है लाइक और सब्सक्राइब करें।